हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इमॉर्टलिटी का सीज़न 3 और ये सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड सीज़न अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस सीरीज़ का फर्स्ट और सेकंड सीज़न को वन शॉट में अपलोड कर दूंगा। और इसके आगे के नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अब यहाँ पे हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बहुत बड़े पहाड़ का सीन जहाँ पर कुछ डिसाइबल फाइट कर रहा था और ये हमारा मेन लीड है जिसका नाम है फैंग। और फैंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पकौड़ा आकर के उसको अपने अंदर समा लेता है जिसकी वजह से फैंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है और वो अंदर ही चिल्ला रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंग को उस पकौड़ा से बचाने के लिए उसकी सीनियर सिस्टर आ जाती हैं और फैंग को इस पकौड़ा से बचा लेती हैं। और फैंग के ऊपर अटैक करने वाला जिसका नाम होता है लियो, वो उस सेक्ट का सीनियर डिसाइबल होता है। और तभी फैंग बाहर निकल के कहता है कि मैं अपनी बेइज्जती का तुमसे 10 गुना बदला लूँगा और तुम याद रखना। मगर फैंग की इस बात को सुन करके आसपास के सारे डिसाइबल हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी फैंग कहता है कि यहाँ पे तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, माना कि मैं तुम लोगों से कमज़ोर हूँ मगर मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगा। तभी सीनियर लियो बोलते हैं तो ठीक है, मैंने तुम्हें 10 साल का वक्त दिया और मैं देखता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो जो कि तुम मुझे बीट कर पाओगे। तभी फैंग कहता है कि ठीक है, वो तो वक्त ही बताएगा और तुम जिस तरीके से अपने जूनियर्स को बुली करते हो मैं वो सारा हिसाब किताब तुमसे चुकता करके ही रहूँगा। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैंग के सेक्ट का सीन जहाँ पर वो अपने सीनियर सिस्टर के सामने आकर के उन्हें ग्रीट करता है और कहता है सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे लियो से बचा लिया। तभी सीनियर सिस्टर बोलती हैं कि फैंग तुम इस तरीके से लियो को चैलेंज नहीं कर सकते हो, तुम दोनों के बीच में पावर का बहुत बड़ा डिफरेंट है, तुमने आखिर कैसे लियो को चैलेंज करने के लिए सोच लिया। और तभी फैंग बोलता है कि मैं कैसे अपनी बेइज्जती को वहाँ पे बर्दाश्त कर पाता। और आप जानती हैं कि यहाँ पे किसी भी जूनियर्स को जिसके पास पावर कम है सीनियर किस तरीके से बुली करते हैं। और मैं इस दुनिया पे जीने का रास्ता सीख चुका हूँ। इस दुनिया में अगर जीना है तो हमें ज़्यादा पावरफुल होना होगा और जो भी ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी यहाँ पे इज़्ज़त होती है और लूज़र की यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं करता। इस बात को सुन करके उसकी सीनियर सिस्टर कहती हैं फैंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, मगर अगर तुम 10 साल भी कल्टीवेशन कर लो तब भी तुम लियो के बराबरी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि लियो एक बार किसी इमॉर्टल केव में चला गया था और उस केव में एक इमॉर्टल गॉड ने उसे एक वरदान दिया है जिस वरदान के बदले वो कि अपने किसी भी वेपन को किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता है। और जैसा कि तुम 10 साल में जितने पावरफुल बनोगे उससे 10 गुना पावरफुल लियो अपने आप को खुद कर लेगा। तो तुम बताओ तुम दोनों का मैच है। तभी फैंग कहता है कि अगर मैं इस चीज़ से डर जाऊँ तो मेरा जीने का क्या ही मकसद होगा और मैं लड़ करके ही मरना पसंद करूँगा। भले ही मैं उससे कमज़ोर हूँ और भले ही मैं 10 साल बाद उसके कितना पावरफुल ना बन पाऊँ, मगर मैं लड़ना यहाँ पसंद करूँगा। तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंग मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास इस समय ड्रैगन स्क्रिप्चर है। इस बात को सुन करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है और सीनियर सिस्टर से पूछता है कि आखिर आपको ये बात कैसे पता चली। तब सीनियर सिस्टर कहती हैं कि परेशान मत हो, मैं उस स्क्रिप्चर को तुमसे नहीं छीनूंगी और मैं जानती हूँ हर एक कल्टीवेटर का अपना कुछ राज होता है, ये तुम्हारा राज था तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और रही बात मैं कब से जानती हूँ, जब हम लोग उस केव में फ़ाइट कर रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी तब तुमने उस डीमन से फ़ाइट की थी और बल्कि मैं उस टाइम उस डीमन से फ़ाइट कर भी नहीं पा रही थी और मैं तुमसे पावर लेवल में बहुत ज़्यादा हाई थी, मगर तुमने वहाँ पे सडन कहीं से एनर्जी को कंज्यूम किया और तुम्हारी पावर बढ़ गई और तुम उस डीमन से फ़ाइट कर पाए और मुझे भी उस केव से बचा करके ले आए। तभी से मैं तुम पे नज़र रख रही थी और मुझे तब से ही पता चल गया था कि तुम्हारे पास वो ड्रैगन स्क्रिप्चर है। मैं चाहती हूँ कि तुम और भी ज़्यादा पावरफुल बनो और लियो को बीट करो। इस बात को सुन करके फैंग काफ़ी खुश हो जाता है और तभी उसकी सीनियर सिस्टर बोलती हैं कि फैंग अभी कुछ दिनों बाद सेक्ट एनुअल रैंकिंग कंपटीशन होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस कंपटीशन में फ़र्स्ट पोजीशन लाओ। और वो एक बात और ध्यान रखना, इस कंपटीशन में हर एक पीक मास्टर को 1 पिल दी जाएगी और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो हमारे सेक्ट के सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएगा और तुम अगर उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हो तो तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत तेज़ी से अपग्रेड कर पाओगे। इस बात को सुन कर के फैंग कहता है सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि अभी तुम्हें एक और बात मैं बता दूं कि बहुत जल्दी डीमन और इमॉर्टल्स के बीच फ़ाइट होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस फ़ाइट में पार्टिसिपेट करो, मगर अगर तुम इस फ़ाइट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो
तो कोई बात नहीं, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है फैंग। तभी फैंग बोलता है सिस्टर, मैं तब का तो नहीं बता सकता, मगर हाँ आपको कभी भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास और आपके साथ खड़ा हूँगा। सीनियर सिस्टर बोलती हैं फैंग, और एक बात, जैसा कि तुम जान रहे हो डीमन और इमॉर्टल्स के बीच में फ़ाइट होने वाली है, तो सारे सेक्ट के मेंबर्स अपने अपने सीनियर डिसेबल्स को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज और कुछ सीक्रेट्स टेक्निक्स को सिखाएंगे जिससे वो डीमन से फ़ाइट कर पाएँ। और जैसा कि तुम जान रहे हो कि लियो को भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तुम्हें शायद ये अपॉर्चुनिटी ना मिले, मगर फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। इस बात को सुन कर के फैंग को थोड़ा सा हैरान होता है, मगर अपनी सीनियर सिस्टर का शुक्रिया अदा करता है। और तभी उसकी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंग, तुम यहाँ से कुछ पिल्स को भी अपने साथ लेकर के जाना, जिससे तुम्हें कल्टीवेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और तुम्हारी कल्टीवेशन और भी तेज़ी से इम्प्रूव होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द सुपर नेचुरल रैलम पे पहुँच जाओ। सीनियर सिस्टर के फैंग वहाँ से हैरान हो जाता है और तभी फैंग अपनी सीनियर सिस्टर किन को थैंक यू बोलता है और उन्हें ग्रीट करता है। और तभी सीनियर सिस्टर कहती हैं कि फैंग, अब मेरा जाने का टाइम हो चुका है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मुझे अब जाना होगा। सीनियर सिस्टर वहाँ से चली जाती हैं और तभी फैंग अपने एल्डर सिस्टर के पास आकर के बैठ जाता है। उनका नाम होता है जियान लान, और जियान लान अपने स्टूडेंट को कुछ बातें बता रही होती हैं और समझा रही होती हैं कि उन्हें किस तरीके से कल्टीवेट करना होगा और आने वाले वक्त में उन्हें डीमन से फ़ाइट करनी है। इन सारी की चीज़ों के बारे में वो बता रही होती हैं। और तभी हम देखते हैं कि फैंग अपने स्पेस ऑफ माइंड में चला जाता है और स्पेस ऑफ माइंड में जा कर के अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर से बात करता है, जो कि एक ड्रैगन होता है। और वो अपने ड्रैगन से बात ही कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र आसमान में पड़ती है और वो देखता है कि उसका ड्रैगन किसी पत्थर को रिफ़ाइन कर रहा है। तभी उसका ड्रैगन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक पपेट को रिफ़ाइन कर रहा हूँ। तब इस चीज़ को सुन करके फैंग कहता है, पपेट, आखिर ये कैसी चीज़ है? उसका ड्रैगन बोलता है कि इस पपेट को तुम बहुत आसानी तरीके से यूज़ कर सकते हो और इसका एक अलग ही अपना खुद का दिमाग होगा और इसको तुम अपने साथ अपने ब्लड के ज़रिए मर्ज करोगे और ये पपेट अपनी फ्लाइंग सॉर्ड को भी यूज़ कर सकता है। अगर तुम्हारे सामने कोई दुश्मन तुमसे फ़ाइट करने आए और ये पपेट अगर उससे फ़ाइट कर रहा है तो तुम्हें इसे गाइड नहीं करना होगा, ये अपने ही ब्रेन से उस अटैकर के ऊपर अटैक करेगा। ये सुन कर के फैंग एकदम खुश हो जाता है और कहता है, क्या मेरे पास एक और अपना पपेट होगा? तभी ड्रैगन बोलता है कि एक बात का और ध्यान रखना कि अगर तुम्हें कुछ होता है तो वो पपेट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, अगर पपेट को कुछ होता है तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और ये पपेट असुरा मॉन्स्टर के फॉर्म में होगा, जो कि अपने आप में ही बहुत ख़तरनाक होते हैं। फैंग को असुरा मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी ड्रैगन कहता है कि असुरा मॉन्स्टर हमारे इस प्लैनेट के गहराई में रहते हैं। इस बात को सुन करके फैंग काफ़ी हैरान हो जाता है और तभी ड्रैगन कहता है, तुम परेशान ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ड्रैगन फैंग से कहता है कि अब तैयार हो जाओ, अभी हमें यहाँ से कहीं निकलना है और एक केव में जाना है, जो कि पहले मेरा घर हुआ करता था। और उस केव में जा कर के हम वहाँ पे एक धर्मासूत्रा जेड को ढूंढेंगे। मगर इस जेड के बारे में भी फैंग को कुछ नहीं पता होता है और फैंग पूछता है कि आखिर ये कैसा जेड है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये जेड 10 साल में एक बार बनता है और ये जेड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम उस धर्मासूत्रा जेड से किसी भी वेपन को रिफ़ाइन कर सकते हो, अपनी कल्टीवेशन बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ में हम इस पपेट को भी और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और ये पपेट उस टाइम उस धर्मासूत्रा जेड को पाने के बाद तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और तभी फैंग कहता है कि मेरे तो तब तो मज़े ही मज़े होंगे, मेरे पास तो वैसे ही तिलिस्मान के 3-4 पपेट्स तो पड़े हुए हैं और साथ में मेरे पास एक और ऐसा पपेट होगा जिसे मुझे कंट्रोल नहीं करना होगा और वो खुद से ही फ़ाइट करेगा। और तभी ड्रैगन बोलता है, ये सारी बातें तुम बाद में करना, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी टाइम लगेगा इस पपेट को रिफ़ाइन करने में, क्योंकि ये पपेट बहुत ही ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है और अभी हमें किसी भी तरीके से अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा और मुझे कुछ टाइम तो लगेगा इसे इवॉल्व करने में। तभी फैंग कहता है, तो ठीक है, देर किस बात की है, तुम यहाँ पे मेहनत करो और मैं अपनी कल्टीवेशन की बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तभी ड्रैगन कहता है कि उससे पहले तुम अपना बैग पैक करो और निकलने की तैयारी करो, क्योंकि हमें कैसे भी करके उस केव में जाना होगा और जा कर के धर्मासूत्रा जेड को ढूंढना होगा और अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हमें वो जेड मिल जाएगा। और तभी फैंग कहता है, तो ठीक है, हम उस केव में चलेंगे, मगर तुम मुझे बता सकते हो कि वो केव कहाँ है? तभी ड्रैगन कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतज़ार करो
और तभी ड्रैगन फैंग को उस स्टोन की एक झलक दिखाता है, जिसकी झलक को देख करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जेड इतना ज़्यादा चमक रहा होता है और उसके आसपास इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि वो फैंग देख करके तुरंत कहता है कि हमें कैसे भी करके इस जेड को ढूंढना होगा। तभी ड्रैगन कहता है कि ये जेड की सिर्फ एक कॉपी थी जो मेरे दिमाग में थी, जो कि मैंने तुम्हें दिखाई, ताकि तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फैंग अपने स्पेस ऑफ माइंड से बाहर आ जाता है और वो उसी कॉन्फ्रेंस में बैठा होता है जहाँ पर सीनियर यान लान अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही थी। और अब यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो जाता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने रूम में जाते हैं, फैंग भी अपने रूम में जा रहा होता है और तभी पीछे से उसको आवाज़ आती है। फैंग पलट के देखता है कि उसको कोई बुला रहा है और उसके साथ में एक लड़की है जो कि फैंग की मंगेतर है। तभी फैंग पलट के कुछ भी बोलता नहीं है और सिर्फ देखता है। और तभी फैंग कहता है कि तुम कौन हो, और तभी वो बंदा कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए हो। और तभी फैंग कहता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ, आखिर तुम हो कौन। तभी वो बोलता है कि मैं ली थियान हूँ। तभी फैंग उसकी ओर देखता है और कहता है कि मुझे अभी भी नहीं पता तुम कौन हो। तभी ली थियान कहता है खैर, मैंने सुना है तुमने कहा है कि जो भी तुम्हारी मंगेतर के साथ घूमेगा तुम उसे टॉर्चर करोगे और उसे सज़ा दोगे। लो मैं तुम्हारी मंगेतर के साथ घूम रहा हूँ, मगर देखो तुम तो अभी भी मेरा कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तभी फैंग को याद आ जाता है कि यही वो बंदा था जो लियो के साथ मिलकर के मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। जब लियो ने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारी बॉडी को चेक करना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास और कौन कौन से हिट एंड वेपन्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इमॉर्टल अपनी बॉडी को नहीं चेक कराता है और अपने सीक्रेट्स को यूँ इस तरीके से रिवील नहीं करता। इसी ने लियो से उस टाइम कहा था कि अगर ये अपनी बॉडी को चेक नहीं करा रहा और चेक कराने में डर रहा है तो मुझे ज़रूर लगता है कि ये एक डीमन कल्टीवेटर है और डीमन का सपोर्टर है। आखिर डीमन लैंड से कोई ऐसे कैसे बच के आ सकता है, और वो भी इतनी बड़ी फौज से लड़ने के बाद कैसे ज़िंदा हो सकता है। और इसी बात को लेकर के लियो और भी ज़्यादा भड़क जाता है और यहाँ पे सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पर फैंग बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने लियो को भड़काया था मेरे खिलाफ। अभी ली थियांग बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, तुम्हें अब याद आ रहा है। खैर जो भी बात थी, अभी तो मैं तुम्हारी फियांसे के साथ घूम रहा हूँ, तो क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे और मुझसे फ़ाइट नहीं करोगे। तभी फैंग कहता है कि मैं तुम्हारी इस चिकनी चुकड़ी बातों पे नहीं आऊँगा और ना ही मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ उकसा रहे हो, मगर मैं तुमसे सीधा रैंकिंग बैटल में फ़ाइट करूँगा और देख लेते हैं कौन जीतेगा, और तुम्हें पता चल जाएगा कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन नहीं। और ये कह करके फैंग वहाँ से चला जाता है। और तभी फैंग की मंगेतर ली थियांग से बोलती है कि तुम इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, इसे रोको। तभी ली थियांग बोलता है इसे जाने दो, तुम्हें नहीं पता क्या, ये जो रैंकिंग बैटल है ये कोई आम रैंकिंग बैटल नहीं है। इसमें जो भी टॉप 10 कैंडिडेट आते हैं उसमें से अगर कोई भी मरता है तो इसमें सेक्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। ये सुन करके ली थियांग एकदम खुश हो जाता है। और तभी फैंग की मंगेतर कहती है कि तुमने तो बहुत ही अच्छा रास्ता मुझे दिखा दिया, मुझे नहीं पता था कि इस बैटल में ऐसा भी कुछ होता है। और इस चीज़ को लेकर के फैंग की मंगेतर ली थियांग को ग्रीट करके कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी इतनी मदद की। मगर ली थियांग कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। और जैसा कि हम दोनों जानते हैं कि मैं फैंग को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। और इस बात को सुन करके वो लड़की और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं, फैंग की सीनियर सिस्टर की छोटी बहन होती है, जो कि फैंग से हद से ज़्यादा जलती है और उसे जान से मारने की कोशिश करती है। और यही लड़की थी जो कि उस डीमन लैंड में भी फैंग को मारने की कोशिश कर रही थी, और इसी की वजह से फैंग फंस गया था। और तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और तभी ली थियांग अपने 2 सर्वेंट को अपने पास बुलाता है और कहता है कब से तुम लोग छुप के हमें देख रहे हो, अब सामने आ जाओ। तभी वो दोनों मोटू और पतलू सामने आ जाते हैं, जो कि अजीब से शक्ल के होते हैं और अपने मास्टर को आकर के ग्रीट करते हैं। तभी ली थियांग बोलता है कि तुम लोग कैसे भी करके इस फैंग की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला करके दोगे, और अगर तुम्हें कुछ भी मिस्टीरियस लगता है तो उसके बारे में भी मुझे तुम तुरंत इन्फॉर्म करोगे। ये बात सुन करके वो दोनों अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं और ये दोनों ली थियांग के जासूस होते हैं। और तभी ली थियांग मुड़ करके उन दोनों को जिंग युआन पिल देता है और कहता है कि इस पीक कंपटीशन के बाद मैं वोंग पीक पे जाऊंगा और मुझे वहाँ पर जो भी ट्रेजर मिलेंगे उसमें से कुछ हिस्सा मैं तुम लोग को दूंगा, मगर इस बात का ध्यान रहे कि तुम मेरा काम बहुत अच्छे से करना। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग एक बड़ी सी बेड पे बैठ करके किसी पहाड़ की चोटी पे आ जाता है और वो बर्ड उसे उतार करके बोलता है कि फैंग ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक जगह है, तुम आखिर ऐसी जगह पे क्यों आना चाहते थे। तभी फैंग कहता है यहाँ पे मैं किसी काम से आया हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। तभी वो बर्ड कहता है फैंग
मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मिस्टीरियस लग रही है, तो बेटर मेरे लिए यही होगा कि मैं यहाँ से 9-2-11 हो जाऊँ। और तभी फैंग उस पहाड़ी से नीचे देखता है और उसे एक गुफ़ा नज़र आती है जिसमें से एक ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है, और तभी फैंग वहाँ पे छलांग लगा देता है उस गुफ़ा की ओर जाने के लिए। और तभी वो देखता है कि उस गुफ़ा में जाने का एक रास्ता होता है, और तभी फैंग का वो ड्रैगन भी बाहर आ जाता है और कहता है कि फाइनली मैं कई 100 साल बाद अपने घर वापस आया हूँ। और फैंग इस चीज़ को सुन कर के वो दोनों लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं, और तभी वो ड्रैगन बहुत ही प्यार से अपनी गुफ़ा को देखता है क्योंकि यही वो रास्ता होता है उसके घर का। और तभी वो ड्रैगन कहता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वो दोनों बात करके आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन को एक पतला सा रास्ता नज़र आता है, और ड्रैगन कहता है कि यही वो रास्ता है इस गुफ़ा के अंदर जाने का। और फैंग और वो दोनों लोग उस गुफ़ा के अंदर चले जाते हैं, और वो गुफ़ा इतनी पतली होती है कि वो लोग बारी बारी करके अंदर जाते हैं। फिर फैंग कहता है ड्रैगन से कि ये काफ़ी अजीब सी जगह है, ऐसी जगह तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। तभी ड्रैगन कहता है कि तुम जानते हो ना येलो स्प्रिंग वाटर के बारे में? तभी फैंग कहता है हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। क्या तुम जानते हो वो वाटर कहाँ से आता है? फैंग कहता है नहीं, वो वाटर इन्हीं गहराइयों के बीच से आता है और ज़मीन के अंदर से आता है। ये सुनकर के फैंग एकदम हैरान हो जाता है, और तभी वो ड्रैगन कहता है उस वाटर का सोर्स किसी को नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि फैंग और उस ड्रैगन को चारों ओर से वुल्फ घेर लेते हैं, जो देख कर के फैंग तुरंत अपने पास से एक तिलिस्मान निकालता है, और उस तिलिस्मान से तुरंत एक पपेट रिलीज़ हो जाता है, और उस पपेट के ऊपर बैठ कर के फैंग फ़ाइट करने लगता है क्योंकि इस पपेट को ऑपरेट करने का एक ही तरीका होता है कि फैंग उसके ऊपर बैठ कर के फ़ाइट करे और उसे ऑपरेट करे। और तभी ड्रैगन देखता है कि उन वाइट वुल्फ के ऊपर एक क्रिस्टल होता है, और उस क्रिस्टल से किसी भी वेपन को मजबूत कर सकते हैं। और तभी वो कहता है फैंग से, फैंग जितना भी हो पाए तुम इन वुल्फ को मारो और घायल करके इनके क्रिस्टल्स को हासिल कर लो। तभी फैंग कहता है ऐसा क्यों? तभी फैंग का ड्रैगन कहता है कि इनके क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, और इसे हम किसी भी वेपन को रिफ़ाइन कर सकते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तभी फैंग कहता है तब तो लॉटरी लग गई। और तभी फैंग और उसका पपेट दोनों और भी ज़्यादा पावर को रिलीज़ करते हैं, और तभी वो पपेट अपना वेपन बाहर निकाल के वुल्फ को बहुत ही बुरी तरीके से पटक पटक के धोता है, और कुछ ही सेकंड्स में उन सारे वुल्फ को मार देता है, और मार करके उन लोगों को चारों खाने चित कर देता है और उनके सारे क्रिस्टल्स को ले लेता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ली तियांग किसी बंदे को आवाज़ लगाता है और कहता है कि तुम दबे पाँव यहाँ से कहाँ भाग रहे हो? तभी वो बंदा कहता है कि ली तियांग तुम्हारे कान तो बहुत तेज़ हैं। तभी ली तियांग मुड़ के कहता है लिंग लगता है तुम हमारे एग्रीमेंट को भूल चुके हो। तभी लिंग कहता है कि मैं तुम्हारे फालतू एग्रीमेंट में नहीं पढ़ना चाहता, और मैं अब तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ नहीं देना चाहता हूँ। तभी ली तियांग कहता है अच्छा, लगता है तुम उस फैंग के साथ हो गए हो। लिंग कहता है कि मैं किसी के साथ नहीं हूँ और मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, और रही बात तुम्हारी और उस फैंग की, तो फैंग से तुम ज़रा बच करके रहना क्योंकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और वो कब कैसे कहाँ से अटैक करेगा और उसकी पावर कैसे ज़्यादा बढ़ेगी ये हम लोग कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो अगर अगली बार तुम उससे फ़ाइट करना तो सोच समझ के करना। और रही बात तुम्हारे एग्रीमेंट की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे एग्रीमेंट को मैं लात मारता हूँ। और तभी ली तियांग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सेक्ट के रिसोर्सेज बहुत कम हैं, और तुम अगर चाहो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एग्रीमेंट साइन करके तुम अच्छे खासे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, बस उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मगर लिंग कहता है मैं जानता हूँ तुम कैसा काम करोगे, मैं इस बार तुम्हारे इस बहकावे में नहीं आने वाला। तभी ली तियांग बोलता है कि मैं कोई बहकावे में नहीं तुम्हें ला रहा हूँ, मैं उस काम के बदले तुम्हें अच्छा खासा रिसोर्सेज दूंगा, और उसके बदले तुम बहुत अच्छे से कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे सेक्ट में अब इतनी भी ज़्यादा काबिलियत नहीं रही कि वो तुम्हें अच्छे से किसी भी चीज़ को प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट अब बहुत गरीब हो चुका है। इस बात को सुन करके लिंग कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सेक्ट अमीर हो या गरीब, मगर मैं अपने सेक्ट के साथ रहूँगा। और रही बात तुम्हारी, तो मैं इस बार तुम्हारे किसी भी बहकावे में नहीं आऊँगा और किसी भी प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, और फैंग के ख़िलाफ़ तो मैं किसी भी कीमत पे फ़ाइट नहीं करूँगा। इस बात को सुन कर के ली तियांग गुस्साने लगता है लिंग के ऊपर, मगर लिंग अभी भी अपनी बात पे कायम रहता है। तभी ली तियांग हंसने लगता है तेज़ तेज़। तभी लिंग कहता है कि अब मुझे जाने की परमिशन दो, और उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। और तभी ली तियांग और भी तेज़ी से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग अपने स्पेस ऑफ माइंड में आ जाता है, और स्पेस ऑफ माइंड में आकर के फैंग अपना वुल्फ आर्मर को बाहर निकालता है और अपने ड्रैगन को दे देता है। और उसका ड्रैगन जो वुल्फ से मार करके जो कि क्रिस्टल को वो लोग हासिल किए थे
उस क्रिस्टल को लेकर के फैंग के पुराने वुल्फ आर्मर में अटैच कर देता है और उस आर्मर को रिफ़ाइन करने लगता है और धीरे धीरे वो वुल्फ आर्मर एक अलग से ही आर्मर में रिफ़ाइन हो जाता है, जिसके पास कई सारी आंखें और 2 मुंह और एक अलग ही बॉडी और साथ में एक अलग स्पिरिट थी। ये देख कर के फैंग कहता है कि ये कितना ख़तरनाक दिख रहा है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये आर्मर अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है उस स्टोन्स की वजह से। और तभी फैंग का ड्रैगन उस आर्मर को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए 7 इविल गार्ड को भी मर्ज कर देता है उस वुल्फ आर्मर में, और यहाँ पे वो वुल्फ आर्मर बन करके तैयार हो जाता है और वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। उसके आसपास इतना ज़्यादा ख़तरनाक ऑरा होता है जिसे देख कर के फैंग कहता है ये तो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, अब तो मेरे पास 3 लेवल के वेपन होंगे। और तभी फैंग को एक प्योर यांग एनर्जी फील होती है और तभी वो अपने स्पेस ऑफ माइंड से बाहर आकर के देखता है कि उसके पास में ही एक प्योर यांग एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और तभी उसका वो ड्रैगन और वो दोनों मिल करके उस एनर्जी का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन कहता है कि ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई ट्रेज़र होगा। और तभी वो दोनों अपने पपेट पे सवार हो करके उस ट्रेज़र की ओर जाने लगते हैं। और उस लाइट के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं एक बच्चा अपने आसपास अजीब सी शील्ड बना करके कुछ डीमन से बच रहा होता है। और इस चीज़ को देख करके ड्रैगन कहता है कि अरे ये तो 5 सन एंड स्टार टेक्निक है, और ये टेक्निक तो स्टारलाइट गेट के डिसाइबल्स के पास होती है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि वो डीमंस उसके ऊपर और भी ख़तरनाक अटैक करने लगते हैं। तभी फैंग इस चीज़ को देख करके गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके जो फर्स्ट मास्टर होते हैं वो स्टारलाइट गेट के ही मेंबर होते हैं। और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसके हाथ में एक असुरा स्वॉर्ड होती है। और तभी इस चीज़ को देख करके फैंग और ड्रैगन दोनों हैरान हो जाते हैं। और तभी वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के पास जाती है और कहती है कि बच्चे इस बैरियर को हटा दो, वरना मैं तुम्हें और भी ज़्यादा टॉर्चर करूँगी। तभी वो बच्चा कहता है कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया सिस्टर, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दें, मैं खेलते खेलते यहाँ पे आ गया था। तभी वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेटरी में आने की, मैं तुम्हें मार दूँगी। तभी वो बच्चा अपने पास से कुछ क्रिस्टल्स को अपने बैग से निकाल करके उस लड़की की ओर फेंक देता है, जो कि काफ़ी मिस्टीरियस क्रिस्टल होते हैं। और तभी वो लड़की इस चीज़ को देखती है और कहती है तुम कुछ भी फेंक दो, तुम अपने बैरियर को हटाओ और मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगी। इस चीज़ को देख करके वो बच्चा रोने लगता है और अपने माँ बाप को याद करने लगता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मॉम डैड आप लोग कहाँ हैं। और तभी फैंग और ड्रैगन उस क्रिस्टल को देख करके बोलते हैं कि ये लड़की के पास तो बहुत ही ख़तरनाक लेवल के स्पिरिट क्रिस्टल्स हैं। इस क्रिस्टल्स को अगर तुम पा गए तो तुम बहुत अच्छी से कल्टीवेट करके अपने बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तभी फैंग कहता है कैसे भी करके हमें इस बच्चे को बचाना होगा। तभी ड्रैगन कहता है हाँ, मगर जो तुम्हारे सामने वो जो असुरा गर्ल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं उसे देख करके बता सकता हूँ कि वो इंटरनल सीक्रेट लेवल के पीक पर होगी। और तुम्हें बता दूँ कि असुराज में मेल्स सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, अगर वो दिखने में बहुत ही ख़तरनाक और भद्दे दिखते हैं, मगर उनकी फ़ीमेल हम जैसे इंसानों की तरह दिखती हैं, मगर वो होती हैं असुराज। और वो ज़्यादा पावरफुल नहीं दिखती हैं, मगर उनके जो वेपन होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि उनके वेपन 10th लेवल के वेपन होते हैं। और ऐसे वेपन बहुत ही रेयर होते हैं और इतने ज़्यादा शार्प होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते कि वो एक स्लैश में पूरे पहाड़ को तबाह कर सकते हैं। मगर उस वेपन को यूज़ करने वाले के पास एक्सट्रीम पावर होनी चाहिए। और तभी उस लड़की की नज़र फैंग और ड्रैगन पर पड़ जाती है और फैंग इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल बिल्कुल उसकी फ्रेंड होंगी की तरह लग रही थी। और वो खड़ा होकर के सिर्फ उस लड़की को देखता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी वो अपने वहम से बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने वही असुरा गर्ल है, मगर फिर उसे वही वहम आता है कि वो उसकी फ्रेंड है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़की फैंग और ड्रैगन के ऊपर एक स्लैश लगा देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और फैंग नीचे गिर रहा होता है और कैसे कैसे खुद को संभालता है। और जैसे उसकी आँख खुलती है और ऊपर देखता है कि वो लड़की उसके ठीक ऊपर खड़ी होती है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट एल्डर सारे के सारे मास्टर्स को बुला करके कहते हैं कि बहुत जल्दी डीमंस और इमॉर्टल्स में फ़ाइट होने वाली है और तुम जानते हो डीमंस कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं, तो तुम लोग सब के सब अपने अपने जीनियस स्टूडेंट्स को जितना हो सके उन्हें ट्रेन करो और उनको सीक्रेट मेथड सिखाओ और उनकी कल्टीवेशन की बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो कि वो आने वाले वक्त में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके डीमन से फ़ाइट कर सकें। और तभी सारे सेक्ट मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं
और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम उसी केव में आ जाते हैं जहाँ पर फैंग अपने कुछ पपेट को समन करके उस लड़की की ओर थ्रो कर देता है, जिसकी वजह से आसपास 3-4 पपेट आ जाते हैं। और इस चीज़ को देख करके वो लड़की एक एक स्लैश लगा करके उन सारे पपेट को जान से मार रही होती है। फैंग इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक में आ जाता है कि आखिर इसकी स्वॉर्ड में ऐसी कौन सी पावर है जो कि एक स्लैश में मेरे पपेट्स को मार डाल रही है। और तभी फैंग और उस लड़की की कॉम्बैट फाइट होने लगती है और फैंग उसके क्लोज में जा कर के फिर उसे अपनी दोस्त की शक्ल उसमें नज़र आती है और फैंग उससे सही तरीके से फाइट नहीं कर पाता है। और यहाँ पर फैंग के ऊपर वो लड़की भारी पड़ रही होती है और तभी फैंग अपने ड्रैगन से चिल्ला करके कहता है कि यहाँ पे कुछ करो, मैं इस लड़की से हार रहा हूँ। और तभी उसका ड्रैगन कहता है कि थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि तुम्हारा पपेट यहाँ पर रेडी होने वाला है। और इस बात को सुन करके लड़की एकदम हैरान हो जाती है और फैंग का हाथ पकड़ के उसके पहाड़ की ओर पटक देती है और तुरंत उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। तभी फैंग जैसे देखता है कि वो असुरा गर्ल ड्रैगन के ऊपर अटैक करने वाली है, तभी वो अपने पास से वुल्फ आर्मर को निकाल के पहन लेता है और खूब कस के दहाड़ मारती की वजह से वो लड़की पीछे हो जाती है। और तभी हम देखते हैं ली तियांग के वो दोनों सर्वेंट कहते हैं कि आखिर इस लड़की के पास और कौन सी मिस्टीरियस पावर छुपा के रखा है। और तभी हम देखते हैं कि फैंग के दहाड़ की वजह से उस असुरा गर्ल के कान में दर्द होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और तभी फैंग एक बार और कस के दहाड़ मारता है और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि ली तियांग के आए हुए वो दोनों स्पाई फैंग को देख रहे होते हैं और एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं कि ये फैंग एक नंबर का गधा है, उसे बिल्कुल भी लगता है आइडिया नहीं है कि असुरास को अगर वो गुस्सा दिलाएगा तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और भी ज़्यादा ताकत से उसके ऊपर अटैक करेंगे। तभी पतलू कहता है इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है और फैंग यहाँ पे तो मर ही जाएगा। तभी फैंग एक और बार दहाड़ता है जिसकी वजह से मोटू को दर्द होने लगता है। तभी मोटू कहता है कि आखिर ये लड़के के पास कितनी ज़्यादा पावर है। और तभी पतलू कहता है टेंशन किस बात की है, और वैसे भी अभी कुछ देर में फैंग यहाँ पे मारा जाएगा और हम तुरंत जा कर के मास्टर को बता देते हैं कि फैंग मर गया। मगर मोटू कहता है कि हमें यहाँ पे रुक कर के देखना चाहिए, क्या पता फैंग ना मरे और हम गलत रिपोर्ट दे दें, मास्टर हम पे गुस्सा हो जाएंगे। तभी पत्तू कहता है तो ठीक है, हम यहाँ पे रुक के देखते हैं और जैसे ही फैंग मर जाएगा तो हम तुरंत मास्टर को जा कर के बता देंगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंग अभी भी उस असुरा गर्ल से लड़ रहा होता है और वो असुरा गर्ल फैंग को पटक पटक के मार रही होती है। यहाँ पर फैंग का वो आर्मर भी किसी काम का नहीं होता। तभी फैंग अपने ड्रैगन से कहता है कि आखिर इस पपेट को लाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे मेरी हालत पछता हो रही है, ये लड़की मुझे धोबी की तरह धो रही है। और तभी ड्रैगन कहता है कि बस हो गया, रुक जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो पपेट पूरी तरीके से रिफ़ाइन हो जाता है और रिफ़ाइन होकर के वो तुरंत फैंग के सामने आकर के कूद जाता है क्योंकि फैंग के ऊपर वो असुरा गर्ल अटैक करने वाली रहती है और वो काफ़ी स्टाइल से फैंग के सामने आकर के खड़ा होकर के अपने विंग्स को रिलीज़ करता है। ये इसकी विंग्स नहीं, इसकी स्वॉर्ड होती है और जो कि विंग्स में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और स्वॉर्ड में भी, और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। और तभी इस चीज़ को देख करके वो असुरा गर्ल एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, और अपनी स्वॉर्ड को उन दोनों के सामने करती है। और हम देखते हैं कि फैंग के सामने उसका पपेट आकर के खड़ा होता है और तभी फैंग कहता है कि वो तो वक्त बताएगा। तभी वहाँ पे इन तीनों की फ़ाइट फिर से शुरू हो जाती है जहाँ पे हम देख पाते हैं 1 वर्सेस 2 की फ़ाइट होती है और वो असुरा गर्ल अभी भी अपनी शॉट से उन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है और फैंग का पपेट अपनी शॉट से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है और फैंग भी पीछे से उसे सपोर्ट कर रहा होता है। मगर अभी भी वो असुरा गर्ल उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारा मामूली सा पपेट मेरा कुछ नहीं कर सकता। और तभी वो असुरा गर्ल फैंग को एक लात खींच के मारती है जिसकी वजह से फैंग खूब दूर जा कर के गिरता है और तुरंत उसके पपेट के पीछे आकर के उसे फ्रीज़ कर देती है और उसका पपेट वहीं पर रुक जाता है और हिल भी नहीं पाता है। इस चीज़ को देख करके लितियांग के दोनों जासूस बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और मोटू कहता है कि आज तो लितियांग नहीं बचेगा। तभी पतलू को आइडिया आता है कि अगर ये फैंग यहाँ पे मर जाता है तो क्यों ना हम इसकी बॉडी को अपने मास्टर के पास लेकर के जाके दिखाते हैं और मास्टर सोचेंगे कि हमने फैंग को जान से मारा है और हमें और भी ज़्यादा रिवॉर्ड देंगे। इस बात को सुन करके मोटू पतलू की ओर घूर करके देख रहा होता है और तभी पतलू कहता है अरे यार, यहाँ बैठ करके इंतज़ार करने से अच्छा है क्यों ना हम उसी बैटल ग्राउंड में जा कर के फैंग को पीछे से मार दें और मार करके उसकी लाश को लेकर के चले जाएंगे और असुरा गर्ल से कहेंगे कि लो, हमने तुम्हारा काम कर दिया, हमने तुम्हारे एनिमी को मार दिया, क्या कहते हो। इस बात को सुन करके मोटू खींच करके उसको एक थप्पड़ लगाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि फैंग की यहाँ पे हवा टाइट हो रही होती है और वो वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ रहता और तभी फैंग के ऊपर वो असुरा गर्ल अपनी शॉट से अटैक कर देती है और तभी फैंग अपने ड्रैगन को चिल्ला करके कहता है कि तुम मुझे जल्दी से अपनी पावर दो और तभी वो ड्रैगन अपनी पूरी पावर फैंग में ट्रांसफ़र कर देता है और फैंग वहाँ पे अपने
मुंह से एक एनर्जी बॉल निकालता है और वो एनर्जी बॉल जा कर के उस शॉट को वहीं पे रोक देती है। और फिर फैंग धीरे धीरे करके उस शॉट को रिफाइन करने लगता है और उस शॉट से उस असुरा गर्ल के ब्लड मार्क को हटाने लगता है। इस चीज़ को देख कर के वो असुरा गर्ल एकदम शॉक्ड हो जाती है और खड़े होकर के सिर्फ उसे देख रही थी, क्योंकि वो उसके पपेट को होल्ड की होती है। तभी वो असुरा गर्ल अपने मॉन्स्टर्स को अपने पास बुला रही होती है और सारे मॉन्स्टर उसकी आवाज़ सुन करके उसकी ओर दौड़ने लगते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं कि फैंग ने उस असुरा गर्ल की शॉट से उसका ब्लड मार्क हटा दिया होता है और उसकी शॉट को अपने हाथ से पकड़ लेता है। और इस चीज़ को देख करके वो असुरा गर्ल एकदम शॉक में आ जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तभी उस असुरा गर्ल के मुंह से ब्लड आ जाता है, क्योंकि वो शॉट असुरा गर्ल के बॉडी और स्पिरिट से मर्ज रहती है और तभी वो काफ़ी वीक पड़ जाती है और उसके हाथ से फैंग का पॉपेट रिलीज़ हो जाता है। और तभी फैंग का पॉपेट अपने शॉट को बाहर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और जैसे ही उस असुरा गर्ल के ऊपर मल्टीपल शॉट से अटैक होता है, वो असुरा गर्ल उस शॉट को डॉज करने की कोशिश करती है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो शॉट हर एक तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है, क्योंकि फैंग ने उसकी शॉट को अपनी बना ली थी और उसके ब्लड मार्क को हटा दिया था। तभी फैंग ऊपर से खड़ा होकर के इंतज़ार करता है कि जैसे उसे मौका मिलेगा उस असुरा गर्ल के ऊपर अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करने वाला रहता है तभी वो असुरा गर्ल अपने सीक्रेट मेथड को यूज़ करती है और जैसे वो यूज़ करती है फैंग और वो उसका पपेट दूर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से वो असुरा गर्ल भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ जाती है और वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और तभी फैंग और उसका पपेट तुरंत फिर से उस असुरा गर्ल के ऊपर अटैक करने के लिए वापस आते हैं और एक कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। और तभी उस असुरा गर्ल के सारे डीमंस भी फैंग और उसके पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए उन दोनों के करीब आ जाते हैं। यहाँ फैंग को और उसके पपेट को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता है कि उन लोगों के पास यहाँ पे कुछ डीमंस की सेना आ रही है। और तभी फैंग की नज़र पड़ती है उन डीमंस पे और वो अपने फिंगर से एक एनर्जी अटैक करता और उस एनर्जी अटैक से वो सारे डीमन वहीं पे मारे जाते हैं और फैंग भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। और तभी फैंग के पीछे से वो लड़की आ करके तुरंत फैंग के ऊपर अटैक कर देती है और फैंग उसे डॉज करके एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दूर जाके गिर जाती है और काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। और तभी फैंग का पपेट भी उस असुरा गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो असुरा गर्ल काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ने लगती है, मगर वो कहती है कि मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शॉट को लेने की। और तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर वो छोटा सा बेबी कैट था उसके आसपास डीमंस थे, वहाँ पे डीमंस कम हो जाते हैं। इस चीज़ को देख करके वो छोटा सा बेबी कहता है कि अब तो तुम्हारी खैर नहीं, और वो अपने बैरियर को हटाता है और उसका बैरियर एक रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस रिंग से उन सारे के सारे डीमंस को वो वहीं पर मार देता है। और तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रैगन फैंग से कहता है कि जल्दी से अपने ब्लड मार्क को इस शॉट पे लगा दो, जो कि ये शॉट अब तुम्हारी हो जाएगी। और फैंग भी उस शॉट पे अपना ब्लड लगा करके उस शॉट को अपना बना लेता है और फिर तुरंत उसी शॉट से उस डीमन गर्ल के ऊपर अटैक कर देता है। और वो डीमन गर्ल इस चीज़ को देख करके एकदम डर जाती है और उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो एक ही शॉट अटैक से खूब दूर जाके गिरती है। और तभी फैंग उसके गर्दन पे वो शॉट रख देता है और कहता है हिलना मत। और जैसे ही उसे मारने वाला रहता है तभी फैंग को फिर उसकी फेस को देख करके उसकी फ्रेंड की याद आ जाती है, इसलिए वो वहाँ रुक जाता है। और तभी फैंग हांग का ड्रैगन फैंग हांग से बोलता है कि तुम इसे जान से मत मारना। तभी फैंग हांग वहाँ पे रुक जाता है। तभी ड्रैगन कहता है कि ये लड़की आगे चल के हमारे बहुत काम आएगी, तो तुम इसे मारो मत। तभी फैंग हांग कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। और फैंग हांग वहीं पे अपनी स्वॉर्ड को पीछे रख लेता है और उस लड़की को अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर में कैद कर लेता है। और फिर फैंग हांग कहता है अपने ड्रैगन से कि अगर तुमने वक्त पे मुझे अपनी पावर नहीं दी होती और साथ में अगर मैंने इस स्वॉर्ड को रिफाइन नहीं किया होता तो आज मैं उस लड़की से जीत नहीं पाता। तभी ड्रैगन कहता है तुम एक चीज़ को भूल रहे हो। तभी फैंग हांग कहता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, ये पपेट। तभी वो पपेट और अपनी उस असुरा स्वॉर्ड को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। और तभी फैंग हांग अपने दूसरे पपेट से कहता है कि जा करके आगे का रास्ता तुम देखो कि सही तो है ना, कोई खतरा होगा तो मुझे तुरंत आकर के इन्फॉर्म करना। ये सुन करके उसका दूसरा पपेट तुरंत वहाँ से चला जाता है। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि वो छोटा सा बच्चा पहाड़ों से क्लाइंब करके फैंग हांग की ओर आ रहा होता है। और तभी फैंग हांग काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है, इसलिए वो वहाँ बैठ जाता है और बैठ करके अपने पास से एक एलेक्सर निकालता है और उस एलेक्सर को खा करके वहीं पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि फैंग हांग इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी और वो थक भी चुका था। और तभी इस चीज़ को
वो छोटा सा बच्चा दूर से देख रहा होता है कि फैंग हांग कुछ खा रहा है। ये देख करके उस छोटे से बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है और वो सोचता है कि ये कोई डिलीशियस कैंडी होगी, और यही सोच करके वो छोटा सा बच्चा फैंग हांग की ओर चला जाता है। और फैंग हांग को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि वो छोटा सा बच्चा उसकी ओर आ रहा है। और वो धीरे धीरे करके फैंग हांग के पास आकर के बोलता है कि आखिर तुम जो अभी खा रहे थे वो क्या चीज़ है। तभी फैंग हांग कहता है कि वो एक पिल है। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है क्या वो मुझे मिल सकती है। तभी फैंग हांग कहता है हाँ ठीक है, मैं उसे दे दूंगा, मगर उससे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ। तभी वो छोटा सा बच्चा अपना नाम नेबुला बताता है और तभी फैंग हांग कहता है नेबुला। तो फैंग हांग से वो छोटा सा बच्चा कहता है तुम्हें मुझे बचाने के लिए शायद मेरे फादर ने भेजा होगा। तभी फैंग हांग कहता है नहीं, और तभी फैंग हांग अपने पास से वो ब्लड पिल निकाल करके उस छोटे से बच्चे को दे देता है। और वो छोटा सा बच्चा जैसे ही उस पिल को खाता है उसे चक्कर आने लगता है और वो कहता है ये तो मुझे नशा दिला रही है, जैसा कि मैंने बचपन में अपने घर से वाइन चुरा के पी थी, ये उससे भी ज़्यादा नशे दे रही है मुझे। अगर मेरी मॉम को पता चल गया कि मैंने ये पिल खाई और मैं नशे में हूँ तो वो मुझे मार डालेगी। तभी फैंग हांग का ड्रैगन बाहर आकर के बोलता है कि तुमने अगर इसके ब्रासलेट को ले लिया तो यकीन मानो तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगी। तभी फैंग हांग कहता है मैं ऐसे छोटे से बच्चे से इसके ब्रासलेट को नहीं छीन सकता हूँ। तभी छोटा सा बच्चा उठ जाता है और कहता है मुझे जल्दी से कैसे भी इस नशे को उतारना होगा। अगर मेरी मॉम ने मुझे इस हालत में देख लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगी। और तभी वो अपने पास से एक पिल की स्टिक निकालता है और उसे कैंडी की तरह चाटने लगता है। इस चीज़ को देख करके फैंग हांग का ड्रैगन एकदम शॉक में आ जाता है और कहता है ये छोटा सा बच्चा इतनी महंगी पिल कैसे खा सकता, और इस पिल की तो पावर हमारी ब्लड पिल से भी कई गुना ज़्यादा है। इस चीज़ को सुन करके फैंग एकदम हैरान हो जाता है। तभी उसका ड्रैगन कहता है जरूर ये बच्चा बहुत ही बड़े सेक्ट से बिलोंग करता होगा, तुम कैसे भी करके इसके उस ब्रासलेट को ले लो, क्योंकि इस छोटे से बच्चे के पास इतना मिस्टीरियस और इतना हेवन लेवल का वेपन है। तो तुम सोचो इनके सेक्ट के बड़े लोगों के पास कैसा वेपन होगा। तभी फैंग अपने पास से कुछ और पिल निकालता है जो कि ब्लड पिल होती है और उस बच्चे से कहता है कि तुम्हें और कैंडी खानी है। तभी वो छोटा सा बच्चा जैसे ही उसे पकड़ने वाला रहता है फैंग हांग अपनी उस पिल को हटा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये पिल दूंगा, मगर उसके बदले तुम मुझे बताओ कि तुम किस सेक्ट से हो। तभी वो छोटा सा बच्चा बताता है कि मैं स्टार गेट सेक्ट से हूँ और शायद तुम्हें मेरे फादर ने ही भेजा होगा, तुम मजाक कर रहे हो। तभी फैंग हांग कहता है नहीं। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो बोलता है फैंग कि मेरा नाम फैंग हान है। इस बात को सुन करके वो छोटा सा बच्चा कहता है अच्छा ये बात है, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें तो मेरे फादर ने भेजा हुआ है मुझे बचाने के लिए। वो तो अपनी कल्टीवेशन से कभी बाहर निकलते ही नहीं है और उनके पास तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं है कि मेरे साथ खेलें। इस बात को सुन करके फैंग हांग का ड्रैगन एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो फैंग हांग से कहता है इसे ज़रा पूछो इसके फादर का नाम क्या है। तभी फैंग हांग उससे पूछता है उसके फादर का नाम। तभी वो छोटा सा बच्चा पलट के बोलता है मेरे फादर का नाम है स्टार लॉर्ड। तभी ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं और ड्रैगन बोलता है फैंग हांग से इसके फादर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी फैंग हांग अपनी 2 कैप्सूल उस छोटे से बच्चे को दे देता है और तभी वो छोटा सा बच्चा नेबुला उस दोनों कैप्सूल को अपने बैग में रख लेता है और कहता है कि मैं 1 कैप्सूल खा चुका हूँ और मुझे इतना ज़्यादा नशा चढ़ा है, अगर मैं 2 और खा लूँगा तो मैं तो यहाँ बेहोश हो जाऊँगा और मेरी माँ मुझे मार देगी। और तभी ड्रैगन फैंग हांग से कहता है कि जो इसके फादर वो 3000 साल पहले इमॉर्टलिटी के लिए कल्टीवेशन कर रहे थे, तो तुम सोच सकते हो कि ये इसके फादर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और तभी फैंग हांग को याद आता है कि उसके मास्टर ने भी इससे कहा था कि फैंग हांग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना है, इतना ज़्यादा पावरफुल कि तुम्हारी बॉडी को भी कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके। और तभी उन्होंने उस स्क्रिप्चर को फैंग हांग की बॉडी में प्लांट कर दिया था और फैंग हांग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी फैंग हांग से और फैंग हांग को उनका बदला भी लेना था। और तभी हम देखते हैं कि फैंग हांग अपनी प्रेजेंट की लाइफ में आ जाता है और फैंग हांग सामने वही छोटा सा बच्चा होता है। और तभी फैंग हांग उस छोटे से बच्चे से कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा ये ब्रासलेट मिल सकता है। तभी फैंग हांग से वो छोटा सा बच्चा नेबुला बोलता है हाँ तुम्हें ये ब्रासलेट मिल सकता है, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो। तभी वो छोटा सा बच्चा उस ब्रासलेट को दे देता है फैंग हांग को। फैंग हांग उस ब्रासलेट को ले लेता है और कहता है तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इस ब्रासलेट को चोरी कर सकता हूँ। तभी वो छोटा सा बच्चा कहता है नहीं मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये ब्रासलेट दे दिया है। तभी फैंग हांग उस ब्रासलेट को बहुत ही अच्छे से देखता है और फिर कहता है कि जब मुझे इस ब्रासलेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या तुम मुझे दे सकते हो कि मैं इसके साथ कल्टीवेट कर सकूं। इसलिए मैं कुछ मिस्टीरियस मेथड्स को जानता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस ब्रासलेट के साथ कल्टीवेट किया तो मैं ज़रूर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और मेरी पावर बढ़ जाएगी। इस बात को सुनकर के छोटा सा बच्चा कहता है कि हाँ तुम ज़रूर इस ब्रासलेट को ले सकते हो, जब तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हें ये ब्रासलेट दे दूंगा। इस बात को सुनकर के फैंग हांग खुश हो जाता है और फैंग हांग का ड्रैगन बोलता है क्या बात है फैंग हांग, तुमने तो बिना ही इसके ब्रासलेट को छीने हुए तुमने इससे परमिशन भी मांग ली और ये छोटा सा बच्चा नेबुला इसने तो तुम्हें परमिशन भी दे दी इस ब्रासलेट को यूज़ करने के लिए। तभी फैंग हांग उस ब्रासलेट को नेबुला को
को दे देता है और कहता है कि तुम इस ब्रासलेट को रख लो। तभी नेबुला कहता है कि ठीक है, और फिर उस ब्रासलेट को रख लेता है और अपने गले में पहन लेता है और कहता है कि ठीक है, और वो तुरंत उस ब्रासलेट को अपने गले में पहन लेता है। और तभी नेबुला फैंग हांग से बोलता है कि तुमने मुझे एक बहुत ही डिलीशियस सी पिल खिलाई है, उसके बदले मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट दूंगा। इस केव में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रेजर पड़ा हुआ है, उस ट्रेजर तक मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे उस ट्रेजर को देखने के लिए, क्योंकि अभी तक उस ट्रेजर के पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ी है। इस बात को सुनकर के फैंग हांग उस बच्चे के साथ तुरंत वहाँ से चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मोटू पतलू ऊपर पहाड़ी से उन दोनों को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये फैंग हांग कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो सीक्रेट रेलम से भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और हमारे मास्टर लथियान से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, और ज़रूर ये फैंग हांग इस स्टार गेट के सेक्ट का मेंबर होगा। तभी तो ये फैंग हांग इस छोटे से बच्चे के साथ इतने प्यार से अंदर जा रहा है, ज़रूर वहाँ पे कोई बात होगी। तभी मोटू कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें चल के देखना चाहिए कि आखिर क्या है और ये दोनों लोग अंदर क्यों जा रहे हैं, और जल्द से जल्द हमें अपने मास्टर को भी बताना होगा कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं फैंग हांग और वो नेबुला दोनों के दोनों ब्रिज से उस सीक्रेट प्लेस पे जा रहे होते हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर का सीन, जहाँ पर ड्रैगन ने उस असुरा गर्ल को कैद करके रखा होता है। और तभी ड्रैगन की नज़र उनको लाइट पे पड़ती है और तभी ड्रैगन कहता है ये कैसी मिस्टीरियस सी लाइट है, वो भी मेरे ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी ड्रैगन अपनी फिंगर से एनर्जी अटैक उस लाइट पे करता है, मगर वो लाइट उस अटैक को डॉज कर लेती है। फिर ड्रैगन एक और अटैक करता है, मगर वो लाइट फिर से उस अटैक को डॉज कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरे दो अटैक को इसने डॉज कर लिया। और तभी वो ड्रैगन फॉर्म में आकर के उस लाइट का पीछा करने लगता है। तभी ड्रैगन उस लाइट को पकड़ नहीं पाता और वो लाइट धीरे धीरे उस असुरा गर्ल की ओर बढ़ रही होती है और ड्रैगन उससे पीछे होता है, और तुरंत वो लाइट असुरा गर्ल के अंदर जाकर के समा जाती है और ड्रैगन भी वहीं पे रुक जाता है। और तभी उस असुरा गर्ल को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उसको अजीब से मिस्टीरियस लोग दिखाई देते हैं और उसके अंदर एक शॉर्ट दिखाई देती है। इसकी वजह से उस असुरा गर्ल को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और उस पेन की वजह से वो बेहोशी से उठ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है और वो अपने दाएं बाएं देखती है और वो एक स्क्रिप्चर से कैद होती है। और तभी वो अपने सामने एक बड़े से विशाल ड्रैगन को देखती है, जिसे देख करके बोलती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया हुआ है। और तभी वो ड्रैगन कहता है तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। तभी वो असुरा गर्ल कहती है कि मैं तुम्हें लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ड्रैगन एम्परर कहता है कि तुम इस समय येलो रिवर स्ट्रॉम स्प्रिंग में हो। तभी इस चीज़ को सुन करके वो असुरा गर्ल शांत हो जाती है और कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिए बहुत हजार साल पहले हमारे डीमन एम्परर ने इसे रिफाइन किया था, और अगर इसे पाने की बात है तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना डिजर्विंग पर्सन नहीं है कि हमारे डीमन एम्परर की मिस्टीरियस और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्क्रिप्चर को पा सके। ये हो ही नहीं सकता, ये ज़रूर कोई इल्यूजन है और तुमने मुझे किसी इल्यूजन में कैद किया है। इस चीज़ को सुन करके ड्रैगन तुरंत अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और तभी लड़की देखती है और कहती है तुम तो ड्रैगन फैम हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी ड्रैगन फैम कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ टेंशन हो रही है। तभी लड़की कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अभी तक जिंदा हो, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और तुम अभी इस स्क्रिप्चर में कैसे हो सकते हो, ये ज़रूर कोई भद्दा मजाक है। तभी ड्रैगन फैंग कहता है कि नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, तुम इस समय मेरे येलो स्प्रिंग रिवर में कैद हो। तभी लड़की कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी ड्रैगन कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मुझे भी डीमन एम्परर ने ही रिफाइन किया था, और अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास सिर्फ मेरी 1% पावर है, तो तुम समझ सकती हो कि मेरे पास पहले कितनी पावर थी। तो जो तुम अंदाज़ा लगा रही हो वो अंदाजे तुम मत लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारे सोच से भी परे है। फिर ड्रैगन कहता है उस असुरा गर्ल से कि तुम अभी जिस लड़के से फाइट कर रही थी तुम्हें अब उसी को फॉलो करना होगा, तभी तुम अब यहाँ पे जिंदा रह पाओगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि वही अब हमारे डीमन एम्परर का सक्सेसर है, और इस ड्रैगन स्ट्रक्चर और येलो स्प्रिंग रिवर का भी वही सक्सेसर है। इस चीज़ को सुनकर के असुरा गर्ल एकदम शॉक्ड हो जाती है और इस चीज़ को नहीं मानती है। तभी ड्रैगन कहता है कि तुमने अगर और भी ज़्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पे जला के राख कर दूंगा। भले मेरी पावर 1% है, मगर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। बस मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम फैंग हांग के साथ चल के इस जर्नी को आगे बढ़ाओ और तुम उसका सपोर्ट करो। इस बात को सुन करके वो डीमन गर्ल तुरंत उस ड्रैगन के ऊपर माइंड अटैक करती है और ड्रैगन से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हारी बॉडी को रिटर्न कर दूंगी और तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगी। इस चीज़ को सुन करके ड्रैगन तुरंत उसके माइंड अटैक से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम अभी इतनी भी ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मेरे ऊपर माइंड अटैक करो। अभी ड्रैगन अपनी स्पिरिचुअल रस्सी को और भी ज़्यादा टाइट कर देता है, जिसकी वजह से उस असुरा गर्ल को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और तभी ड्रैगन के पास से एक तिलिस्मान बाहर निकालता है और उस तिलिस्मान को उस लड़की के अंदर इंजेक्ट कर देता है। इस चीज़ को देख करके वो लड़की कहती है कि
आखिर ये कैसी चीज़ है और तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है। तभी ड्रैगन कहता है कि मैंने तुम्हारी असुराज की पावर को सप्रेस कर दिया है और तुम बिना मेरी परमिशन के असुराज में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती और अपनी पावर को यूज़ नहीं कर सकती। अभी वो लड़की कहती है कि मैं एक मैजेस्टिक डीमन स्पिरिट हूँ और मुझे रिफाइन करने वाले ग्रेट एम्परर हैं जो कि डीमन एम्परर थे। आखिर मैं कैसे एक ह्यूमन को फॉलो कर सकती हूँ, तुम चाहते क्या हो। तभी ड्रैगन कहता है कि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वो करो और तुम्हें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को ध्यान से याद रखना कि तुम आगे चल के बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, ना कि तुम रिग्रेट करोगी कि मैं इसके साथ क्यों आई, बल्कि तुम्हें और भी ज़्यादा पावर मिलेगी और तुम इस चीज़ से और इस जर्नी से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि तुम्हें किस ओर चलना है और तुम्हें क्या करना है। इस चीज़ को वो डीमन लड़की काफ़ी ध्यान से सुन रही होती है और अपनी मुट्ठी को टाइट करके कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं एक डीमन स्पिरिट हूँ। कोई ड्रैगन फैंग बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें ये करना होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग हांग और नेबुला वो दोनों लोग एक अजीब सी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे ढेर सारे चमकीले क्रिस्टल होते हैं और उनके आगे आगे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए उनके पपेट चल रहे होते हैं और पीछे पीछे नेबुला और फैंग हांग वहीं कोने में बैठ करके वहाँ कल्टीवेशन करने लगता है और अपने ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर चला जाता है जहाँ पे ड्रैगन ने उसे एक फर्नेस में बैठा करके उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहा होता है और उसे कहता है कि फर्नेस में येलो स्प्रिंग का वाटर है और इसकी हीट बढ़ाने के लिए मैंने येलो जेड और धर्मा सूत्रा स्ट्रक्चर को यूज़ किया हुआ है, जिससे तुम्हारी बॉडी में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी बोन मैरो को खींच करके बाहर निकाला जा रहा है और तुम्हारी हड्डियों को पीस करके चूरमा बनाया जा रहा है। और तभी फैंग हांग को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और तभी फैंग हांग उस दर्द को अवॉइड करने के लिए अपने बीते हुए पल को याद करता है कि कैसे उसको बचपन में एक स्लेव की तरह रखा गया था और उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और किस तरीके से उसे कोड़ों से मारा जाता था। तो उसकी गलती भी नहीं होती थी तब भी उसे टॉर्चर किया जाता था और उसे ही सज़ा मिलती थी। वो एक स्लेव बन के रह चुका था। तभी ड्रैगन उसकी फर्नेस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फैंग को और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और तभी ड्रैगन कहता है कि घबराओ मत, थोड़ा सा और तभी ड्रैगन कहता है जल्दी से उस स्टार ब्रासलेट को निकालो और अपने चारों ओर उसे फैला दो। और तभी फैंग हांग अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसी फर्नेस पे खींच करके एक मुक्का मारता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर से ड्रैगन कहता है कि जल्दी से उस स्टार ब्रेसलेट को निकालो और अपने चारों ओर लगाओ। इस बात को सुन करके फैंग हांग अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि ड्रैगन ने उस येलो वाटर की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। तभी फैंग हांग अपने स्टार ब्रेसलेट को बाहर निकालता है और अपने चारों ओर फैला लेता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। उसके चारों ओर एक अलग सा बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से उसे प्रोटेक्शन मिलती है और उसका पेन कम हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं फैंग हांग ने स्टार ब्रासलेट को यूज़ किया था, इसी वजह से वो स्टार ब्रासलेट के गेट के बाहर आ जाता है। और तभी फैंग हांग अपने मुंह से एक एनर्जी अटैक करके उस गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर फैंग हांग का ये एनर्जी अटैक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और वो उस गेट को सिर्फ हल्का सा ही खोल पाता है। और तभी फैंग हांग एक और अटैक करता है, मगर वो उसमें भी फेल हो जाता है। और तभी फैंग हांग अपने दो स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और उस हैंड से उस गेट को खोलने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत करने के बाद और कुछ देर बाद उस गेट को खोल लेता है और तभी फैंग हांग की रियल बॉडी से खूब खतरनाक सा ऑरा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से आसपास का पूरा माहौल चेंज हो जाता है, जिसे देख करके सब हैरान हो जाते हैं। और वो जैसे अपनी बॉडी से उस ऑरा को रिलीज़ करता है, फैंग हांग का जो हेवनली पपेट होता है वो तुरंत उस बच्चे को बचा लेता है। मगर जैसा कि हम जानते हैं फैंग हांग के अदर पपेट के पास सोचने समझने की ताकत नहीं होती, उसे फैंग हांग कंट्रोल करता है। वो सारे के सारे पपेट मर जाते हैं और तभी वो नेबुला बैठ करके फैंग हांग की बॉडी को देख रहा होता है। और यहाँ पे फैंग हांग का पूरा लुक चेंज हो जाता है और उसकी बॉडी से लेकर के उसके हेयर स्टाइल और उसके फेस तक पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और फैंग हांग अब मैजिक रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से फैंग हांग अब मैजिक की पावर को भी यूज़ कर सकता है। अभी फैंग हांग अपनी पावर को चेक करने के लिए कुछ पत्थर को अपनी पावर से उठाता है और काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली मैंने मैजिक रेलम के फर्स्ट लेयर को अचीव कर लिया और उसे अनलॉक कर लिया है और अब मैं मैजिक की पावर को भी समन कर सकता हूँ। और यही देखा था कि फैंग हांग अभी ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। वो सुपर नेचुरल रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, जिसे अवतार रेलम कहा जाता है और इस सारे मेथड को मैजिकल वर्ल्ड में फर्स्ट लेयर ऑफ मैजिक रेलम कहा जाता है। इसकी वजह से फैंग हांग अब मैजिकल पावर को यूज कर सकता था और इसके पास ये एबिलिटी आ जाती है कि वो दूर दूर तक सुन सकता था, किसी की भी ब्रीथ को फील कर सकता था। ये चीज देख करके मोटू पतलू एकदम हैरान हो जाते हैं और तभी
पतलू वहाँ से भागने लगता है। ये देख करके मोटू कहता है, खबरदार वहीं रुक जाना, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो वो फैंग हांग हमारी ब्रीथ को फील कर लेगा और हमारे मोशन को वो फील करके हम पे अटैक कर देगा और हम पकड़े जाएंगे। तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ पे चुपचाप छुपे रहो और सांस को भी अपने हाइड कर लो, क्योंकि अब फैंग हांग मैजिक रेलम के फर्स्ट लेयर को एक्टिवेट कर चुका है और वो ब्रेक थ्रू कर चुका है। अगर तुम यहाँ से भागे तो पक्का तुम्हारे चलते चलते मैं भी फंस जाऊंगा। ये सुन करके तुरंत मोटू पतलू का मुंह दबा देता। पतलू फिर अपनी सांस को वहीं होल्ड कर लेता और फिर हम देखते हैं कि फैंग हांग अभी वहीं पे खड़ा होता है और वो आसमान में उड़ करके तुरंत देख लेता है उन दोनों मोटू पतलू को, क्योंकि उन दोनों की ब्रीथ को फैंग हांग फील कर लेता है। और ये चीज़ जैसे ही वो दोनों मोटू पतलू देखते हैं तुरंत पतलू वहाँ से भागने लगता है और फैंग हांग उसके पीछे आकर के उसके कंधे पे हाथ रख देता है, जिसकी वजह से पतलू की अब पैंट गीली हो चुकी होती है और मोटू वहाँ पे फ्रीज हो चुका होता है। और तभी फैंग हांग वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा होता है। देख करके पतलू की तो हवा टाइट हो जाती है और वो धीरे धीरे पलटता है फैंग हांग की ओर और फैंग हांग सिर्फ अभी भी उसे गुस्से की नज़र से देख रहा होता है। तभी पतलू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो तुरंत पलट करके फैंग हांग को ग्रीट करता है और कहता है, सीनियर मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे, अगर पता होता तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आता। मैंने दूर यहाँ पे किसी की एनर्जी को फील किया था जो कि अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, यानी कि आपने ही अभी ब्रेक थ्रू किया है। इसलिए वो दोनों मोटू पतलू कांग्रेस करने लगते हैं, क्योंकि मोटू भी जब देख लेता पतलू इस तरीके से अपने फैंग हांग को मक्खन लगा रहा है तो वो भी आकर के पतलू का साथ देने लगता है। इस वजह से फैंग हांग गुस्सा करके उन दोनों के सर को लड़ा देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ पे किसी और को बेवकूफ़ बनाना, और दोनों को पटक देता है ज़मीन पे। ये देख करके नेबुला बोलता है कि ये दोनों कितने अजीब दिख रहे हैं और कितने अगली हैं, और उन लोगों के चारों ओर घूमने लगता है। तभी फैंग हांग अपने पास से नेबुला का ब्रासलेट निकाल करके कहता है कि मैं अब जैसा कि ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ तो ये ब्रासलेट अब मेरे लिए किसी काम का नहीं है, तो ये तुम वापस रख सकते हो। तभी नेबुला बोलता है कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मेरे फादर की टेंशन ना होती और मेरी मॉम की तो मैं ये ब्रासलेट तुम्हें दे देता, क्योंकि तुम इतने अच्छे इंसान हो जैसे इंसान की मैंने आज तक नहीं देखा है। तभी नेबुला अपना ब्रासलेट ले लेता है और जैसे ही नेबुला अपना ब्रासलेट वो लेता ही है, वो ब्रासलेट हवा में उड़ने लगता है और साथ में नेबुला भी हवा में उड़ने लगता है। ये देख करके नेबुला और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नेबुला की मॉम यहाँ पे आ चुकी होती है उस ब्रासलेट के ज़रिए। और तभी फैंग भी इस चीज़ को देख के काफ़ी शॉक्ड होता है और तभी नेबुला कहता है, दत्तेरी की अब तो मैं फंस गया। तभी उस ब्रासलेट से एक पोर्टल अपीयर होता है और उस ब्रासलेट से एक आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं जब कल्टीवेट कर रही थी तो तुम मुझे छोड़ के कैसे भाग गए गधे कहीं के। तभी नेबुला कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस घूमने निकला था। तभी नेबुला की मॉम कहती हैं कि घूमने निकले थे, मुझे तुम्हारी वजह से अपनी कल्टीवेशन को बीच में रोकना पड़ा और तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तभी नेबुला फैंग हांग के पीछे छुप जाता है और कहता है, मॉम मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस वाही चुआन को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुन करके उसकी मॉम कहती हैं कि अब चुपचाप घर वापस आ जाओ। और तभी उसकी मॉम फैंग हांग को थैंक यू बोलती हैं कि उसने उसके बच्चे को यहाँ पे डीमन से बचाया था, और कहती हैं कि मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लिया है और मुझे नहीं पता था कि हाउस एक्ट में एक डिसाइबल इतना भी अच्छा होगा जो कि इंसाफ की राह पे चलेगा, और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई तुमसे। तभी फैंग हांग उनको शुक्रिया अदा करता है। तभी नेबुला की मॉम कहती हैं कि जैसा कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो इसके बदले तुम्हें कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड देना ही होगा मुझे। तभी नेबुला की मॉम उसी रिंग से एक पिल निकालती है जो कि स्टार पिल होती है, और वो स्टार पिल को देख करके फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी नेबुला की मॉम कहती हैं कि ये पिल तुम्हारी कल्टीवेशन को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा और तुम्हें अर्थ और हेवन की पावर को समझाने में मदद करेगा और तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को भी स्टेबल करेगा, तो ये पिल तुम्हारा गिफ्ट है। तभी फैंग हांग इस पिल को लेकर के उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी नेबुला धीरे से उसके कान में आके कहता है कि दोस्त हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन है तुम्हारे साथ खेलने का। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम उसके कान में क्या कह रहे हो नेबुला। तभी नेबुला कहता है, अरे मॉम मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो बस अपने दोस्त को बाय बोल रहा था। तभी उसकी मॉम उसको अपने उसी रिंग के पोर्टल में खींच लेती हैं और फैंग हांग से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और हम वहाँ पे ज़रूर तुमसे मिलेंगे। और इस बात को सुनकर के फैंग हांग कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तभी वो वहाँ से चली जाती हैं और फिर फैंग हांग का ड्रैगन बाहर आता है। हांग से कहता है, क्या तुम जानते हो ये इमॉर्टल कॉन्फ्रेंस क्या है। फैंग हांग कहता है, नहीं। तभी ड्रैगन कहता है कि वो लेडी इमॉर्टल गेट स्टोन की बात कर रही थी और ये फेरी टाउ कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है और ये कॉन्फ्रेंस 60 साल में एक बार होता है। इस बात को सुन करके फैंग हांग एकदम शॉक्ड में हो जाता है, कहता है ऐसा भी कुछ होता है। तभी ड्रैगन कहता है, हाँ तुमने सही समझा, ऐसी भी चीज़ें होती हैं और ये कॉन्फ्रेंस में अगर तुम जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि तुम्हें काफ़ी अलग अलग लोग मिलेंगे और तुम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोगों को दोस्त बना सकते हो। और फिर फैंग हांग अपने पास से वही स्टार पिल को निकालता है और उस पिल से
निकाल करके कहता है कि ये पिल मुझे उस नेबुला की मॉम ने गिफ्ट दिया है, तो ये पिल तुम अपने पास रखो। ड्रैगन इस पिल को देख करके कहता है ये पिल तो बहुत ही कमाल की है, इस पिल से तुम अर्थ और हेवन की पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हो और अपनी करंट लेवल को भी बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल कर पाओगे। और तभी ड्रैगन कहता है कि तुम इन दोनों गधों का क्या करोगे। फैंग हांग कहता है अरे मैं तो ये भूल ही गया था कि इन गधों का भी मुझे कुछ करना है। और तभी ड्रैगन कहता है कि तुम इतनी जल्दी भूलने भी लगे हो, इतने कमज़ोर हो गया हो तुम। और तभी फैंग हांग उन दोनों को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उठाता है और पहाड़ पे दे मारता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी चोट लगती है, मगर तब भी वो होश में नहीं आते। तभी फैंग हांग एक बार उन लोगों को और उठा करके खूब तेज़ी से ज़मीन पे पटकता है और उन लोगों को होश आ जाता है। और तभी फैंग हांग कहता है कि अब चुपचाप सच बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए थे। तभी वो दोनों काँपते हुए खड़े होकर के कहते हैं कि मास्टर हमें माफ़ कर दे, हमें ली तियांग ने भेजा था आपकी जासूसी करने के लिए, और उसने कहा था कि अगर ये फैंग हांग जैसे ही कमज़ोर पड़े तो इसके ऊपर अटैक करके इसको जान से मार देना। ये बात सुन करके फैंग हांग कहता है कि तुम लोग इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम लोग मुझे मार पाओगे। तभी वो दोनों खड़े होकर के कहते हैं मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे ली तियांग ही ये सारे आलतू फालतू काम करवा रहा था, हम ये सारे काम नहीं करना चाहते थे, मगर उसके कहने पे ये सारा काम हम करते आ रहे हैं क्योंकि हम नान तियांग के गुलाम हैं। और ये कह करके वो लोग फिर से फैंग हांग को बटरिंग करने लगते हैं, मगर फैंग हांग यहाँ पे इन लोगों की सारी चाल को समझ रहा होता है। और तभी पतलू कहता है कि मास्टर हमने बहुत सी बुराइयां की हैं और बहुत सी गलतियां की हैं, और ना जाने हमने कितने मासूमों को जान से मारा है, हम बहुत गलत हैं, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, आप हमें यहाँ से जाने दें और हम अपने सेक्ट में पहुँच करके अपने सीनियर के सामने अपना सारा गुनाह एक्सेप्ट कर लेंगे और वो हमें जो भी सज़ा देंगे हम उस सज़ा को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सीनियर हमें प्लीज़ यहाँ से जाने दें, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। मगर फैंग हांग इन लोगों की सारी बात को समझ रहा होता है और इन लोगों की चिकनी नुकड़ी बातों पे नहीं आता। और तभी फैंग हांग कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने बहुत बकवास कर ली, अब तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। ये सुन करके मोटू पतलू दोनों शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसे सारी चीज़ें पता थी कि हम अब तक नाटक कर रहे थे। तभी फैंग हांग कहता है कि अब मैं तुम्हें लोगों को एक काम दूंगा, तुम लोग अब नान तियांग की जासूसी मेरे लिए करोगे और डायरेक्ट में जा करके तुम लोग मेरे आँख और कान बनोगे और वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही होंगी मुझे ला करके खबर दोगे। और तभी वो दोनों सोचते हैं कि कैसे भी करके हमको इसकी बात मान लेनी चाहिए, और यहाँ से 9 2 11 हो जाते हैं और जैसे अपने मास्टर के पास पहुँचेंगे उन्हें सारी बात बता देंगे। तभी फैंग हांग अपने पास से एक तिलिस्मान को एक्टिवेट करता है और कहता है कि तुम लोग इतनी जल्दी मुझसे नहीं भाग सकते। और तभी उस तिलिस्मान को उन दोनों के अंदर प्लांट कर देता है और कहता है कि अगर भूल के भी तुम दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना इस तिलिस्मान को मैं ब्लास्ट कर दूंगा और तुम्हारी खोपड़ी के चितवड़े उड़ जाएंगे। ये सुन करके मोटू पतलू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं मास्टर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ इस तिलिस्मान को निकाल लीजिए। तभी फैंग हांग कहता है कि मैं निकाल लूँगा, जैसे तुम मेरा काम कर दोगे मैं ये तुम्हारे तिलिस्मान को निकाल लूँगा और तुम्हें और भी ज़्यादा गिफ्ट दूंगा। ये सुन करके वो दोनों मोटू पतलू और भी ज़्यादा लालची हो जाते हैं और सुनते गिफ्ट। ये लोग कहते हैं आपस में यार ये मास्टर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो ज़रूर हमें कोई मेगा ट्रेजर देगा, तो बेहतर यही है कि हम इसके गुलाम बन जाते हैं। और वो दोनों फैंग हांग को ग्रीट करते हैं और तभी फैंग हांग कहता है तो तय रहा, तुम लोग अब मेरे लिए काम करोगे। और तभी फैंग हांग अपने पास से 2 डीमन स्वॉर्ड निकालता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। वो दोनों डीमन स्वॉर्ड उन दोनों को दे देता है और कहता है ये पहला गिफ्ट है। और ये दोनों डीमन स्वॉर्ड पा करके मोटू पतलू खुश हो जाते हैं और वो जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा ही होता है, उन्हें काफ़ी पावरफुल ट्रेजर मिलता है और वो दोनों ये ट्रेजर लेकर के अपने मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। और वो लोग जैसे ही वहाँ से जाते हैं वहाँ पे तुरंत हमारा ड्रैगन आता है और कहता है कि तुमने इस गधों को इतना महंगा ट्रेजर क्यों दे दिया। तभी फैंग हांग कहता है ये लोग ट्रेजर के भूखे हैं और जैसा कि मैंने इन लोगों के अंदर एक तिलिस्मान को फिट कर दिया है, अगर इन दोनों ने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं उस तिलिस्मान को ब्लास्ट कर दूंगा। तभी ड्रैगन कहता है कि तुम मेरे साथ रह रह करके काफ़ी समझदार हो गए हो। तभी फैंग हांग कहता है कुछ हद तक तुम ये कह सकते हो। तभी ड्रैगन कहता है कि इमॉर्टेलिटी के पाथ पे चलना इतना आसान नहीं होगा, तो याद रहे आगे और भी खतरे हैं, तो तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल जल्द से जल्द बनना होगा और भी मेहनत करनी होगी। तभी फैंग हांग कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊं और तुम्हारी पावर को जल्द से जल्द समझ पाऊं और उसे अच्छी तरीके से यूज़ कर पाऊं। तभी ड्रैगन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम चंद सालों में और भी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हो और मैं चाहता हूं कि तुम इसी तरीके से मोटिवेट रहो। और तभी ड्रैगन अपने पास से उसी असुरा गल को बाहर निकालता है और कहता है कि ये असुरा गल अब तुम्हारे साथ रहेगी। तभी फैंग हांग कहता है कि कहीं ये हमें धोखा न दे। ड्रैगन कहता है कि मैंने इसके ऊपर फॉरगेट स्पेल को इस्तेमाल किया है और ये स्पेल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसने इसकी पूरी की पूरी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर दिया और अभी इसको कुछ भी याद नहीं है और ये अब तुम्हारी एज सर्वेंट बन करके तुम्हारे साथ रहेगी। और तभी वो असुरा गल फैंग हांग को ग्रीट करती है और कहती है कि मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि आप बहुत जल्द डीमन एम्परर बनने वाले हैं। ये बात सुन करके फैंग हांग कहता है कि फिर इसको कैसे पता चला
बोला कि मैं डीमन एम्परर बनने वाला हूँ। तभी ड्रैगन कहता है ये सारी बातें मैंने इसे बताई है। तभी फैंग उसकी ये बात अब कहीं बाहर ना जाए और मैं चाहता हूँ ये बात अब यहीं पे ख़त्म हो जानी चाहिए और तुम आज से तुम्हारा नाम होगा शॉन्ग लिंग और तुम मेरी मेड रहोगी। ये बात सुन करके वो कहती है जैसा आप कहें मास्टर। और तभी फैंग कहता है अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं वहीं पे तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो कहती है ओके मास्टर, मैं आपको धोखा नहीं दूंगी। तभी असुरा गर्ल अपने मन में कहती है इन गधों को लगता है कि इन लोगों का वो छोटा सा स्पेल मुझ पे काम किया और मैं अपनी मेमोरी भूल चुकी हूँ। और तभी हम देखते हैं उस ड्रैगन को, वो ड्रैगन तुरंत उसके गेटअप को चेंज कर देता है और उसे चेंज करके एक खूबसूरत सी लड़की में बना देता है। और जैसे ही फैंग हांग उस लड़की को देखता है तो तुरंत उसको अपनी दोस्त की याद आ जाती है, होंगी की। और ये देख करके फैंग हांग वहाँ पे खड़ा होकर के मुंह खोल के सिर्फ उसे देख रहा होता है। और जैसे उसे देखता है तभी वो चिल्ला के ड्रैगन से कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। तभी ड्रैगन कहता है क्या हुआ, तुम्हें ये मेट पसंद नहीं आई क्या? लगता है तुम्हारे दिल के तार फिर से बजने लगे हैं। तभी फैंग हांग कहता है चुपचाप इस हुलिये को चेंज करो। तभी ड्रैगन उसके हुलिये को चेंज करके थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। तभी वो असुरा गर्ल कहती है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो और तुम लोग मेरे साथ कर क्या रहे हो। और फिर अपना हुलिया देख करके कहती है कि मैं सच में जैसे ही मौका पाऊंगी इन लोगों की गर्दन काट दूंगी, मगर उससे पहले मुझे कैसे भी पता लगाना होगा कि ये सच में हमारे डीमन एम्परर बनने के लायक है या नहीं। अगर मुझे लगा कि ये लायक है तो मैं तुरंत अपने डीमन सेक्ट में ये बात बता दूंगी और उन लोगों से हेल्प मांगूंगी। और अगर इन लोगों ने मेरे साथ कोई गेम खेला है तो मैं यकीनन इन लोगों की गर्दन यहाँ पे धड़ से अलग कर दूंगी। और ये कह करके वो भी उन लोगों के साथ वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पर एक बंदा हैट लगा करके वहाँ पे कुछ खा रहा होता है और वहीं पे फैंग हांग और शॉन्ग ली भी कुछ खा रही होती हैं। और तभी उन लोग के पास एक वेटर आकर के बोलता है कि लोग कहाँ से आए हैं। तभी फैंग हांग कहता है हम लोग तियांग बाऊ से आए हैं। तभी वो वेटर कहता है कि यहाँ पर एक इमॉर्टल कल्टीवेटर आया है जो कि लॉन्ग युआन फैंग फैमिली से है, तुम लोग उससे पंगा मत लेना क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और एरोगेंट है, तो भूल करके उसके रास्ते में मत आना वरना वो तुम लोगों को जान से मार देगा। ये बातें सुन करके शॉन्ग ली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रही होती है और कहती है तुम काफ़ी बकवास करते हो। तभी वो वेटर उसकी शान में और बकवास करने लगता है और कहता है कि वो इमॉर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके एक स्वॉर्ड स्लैश को तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बेहतर है अगर वो रास्ते से गुजरे तो तुम लोग किनारे हो जाना, मैं तो तुम लोगों को बस पहले आगाह कर रहा हूँ। तभी शॉन्ग ली अपने हाथ में ऑरा जनरेट करने लगती है और गुस्सा करके उस वेटर के ऊपर अटैक करने वाली रहती है। तभी फैंग हांग गुस्से से देखता है और उसकी ऑरा को कहता है चुपचाप इस अटैक को खत्म करो। और तभी शॉन्ग ली उस अटैक को वहीं खत्म कर देती है। और तभी फैंग हांग वहीं पे बैठ करके अपने खाने को एंजॉय कर रहा होता है और उस वेटर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी फैंग हांग को एक आवाज़ आती है और वो खिड़की के बाहर आकर के झांक के देखता है कि एक मालिक अपने गुलाम को कोड़े से पीट रहा होता है। और तभी फैंग हांग को अपने पास की याद आ जाती है कि इसी तरीके से फैंग फैमिली में फैंग को भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता था और तब तक मारते थे जब तक फैंग बेहोश ना हो जाए। और तभी फैंग प्रेजेंट में आ जाता है और खड़ा होकर के उन्हीं दोनों को देख रहा होता है। और तभी उसके बगल में शॉन्ग ली आ जाती है और कहती है कि आकर के अपने खाने को फिनिश करो और बेवजह हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। और कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो घोड़ा घास खाता है और शेर गोश्त, तो ये सब विधि का विधान है, हम इस चीज़ों को नहीं बदल सकते, ये सब किस्मत है। और ये कह करके वो वहाँ बैठ जाती है और वाइन का सिप लेने लगती है। तभी फैंग हांग कहता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुआ करती थी, मैं भी किसी का स्लेव था, किसी और का क्या, मैं भी फैंग फैमिली का एक स्लेव था, मेरे पास कोई भी कल्टीवेशन का सोर्स नहीं था, मैं एक मॉडल था। और तभी शॉन्ग ली कहती है कि वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम अब इमॉर्टल बन चुके हो, वरना तुम जानते हो मॉडल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तभी फैंग हांग कहता है कि मैं कैसे भी करके इन सारी चीज़ों को चेंज करके रहूँगा और मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा कि इन सारी चीज़ों को बदल दूँगा। और मैं किस्मत को नहीं मानता, हम अपनी किस्मत को चेंज कर सकते हैं। मगर शॉन्ग ली कहती है कि जो लिखा है वो होकर के रहेगा, तुम बेवजह ये सारी बकवास को सोच रहे हो, बेहतर यही है कि तुम अपने टेबल पे बैठो और ये लजीज खाने का आनंद उठाओ। और वो फिर से एक और सिप वाइन का लेती है और तभी फैंग हांग भी वहाँ पे आकर के बैठ जाता है और उसी वाइन की बोतल को अपनी ओर उठाता है और कहता है कि ये शायद तुम्हारा वहम है क्योंकि मैं पहले कमज़ोर हुआ करता था, देखो मैंने भी अपनी किस्मत को बदल लिया। और तभी वो अपने ग्लास में वाइन को डाल करके अपनी वाइन को पकड़ के कहता है कि जिस तरीके से मैंने अपनी किस्मत को बदला है उसी तरीके से मैं ये मॉर्टल और इमॉर्टल के बीच में जो गैप है उसको भी ख़त्म कर दूंगा और एक दिन इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि इन दोनों की बीच की दूरियां को चंद मिनटों में ख़त्म कर दूंगा। और ये लोग जिस तरीके से
गरीबों को अपना स्लेब बना करके रखते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें बदल दूंगा कि कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सब कोई अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे और हर किसी को एक इक्वल दर्जा दिया जाएगा और हर कोई गर्व से इस दुनिया में जी पाएगा। ये कह कर के फैंग हांग काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाता है। तभी शोंगली कहती है कि मैं तुम्हारी इस सोच को सलाम करती हूँ, मगर फिर भी एक बार फिर से सोच लो। और फिर वहीं देखते हैं हम, वही हैट वाला बंदा इन दोनों की बात को बड़ा गौर से सुन रहा होता है और बैठ करके एक कप और वाइन पीता है और वहीं पे कुछ चेंज रख के वहाँ से चला जाता है। तभी शोंगली कहती है कि फैंग हांग, ये जो बंदा हमारे बगल में बैठा था वो मुझे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वो हमारी सारी बातों को बैठ के सुन रहा था। तभी फैंग हांग कहता है, खैर ये सारी चीज़ें छोड़ो, अब यहाँ से चलते हैं। और फैंग हांग और वो दोनों एक गली में जा रहे होते हैं और तभी वो ऊपर देखते हैं कि तियानगाउन सेक्ट का मैजिकल फर्नेस, जिसका नाम 5Z फर्नेस है, वो हवा में घूम रहा होता है। इसे देख करके फैंग हांग और शोंगलिंग दोनों शॉक्ड में आ जाते हैं और तभी फैंग हांग कहता है कि आखिर ये क्या है, चलो इसका पता लगाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसके नेक्स्ट एपिसोड में फैंग हांग बहुत ही ज़बरदस्त फाइट करने वाला है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मेरी एक्सप्लेनेशन अगर थोड़ी गड़बड़ लग रही हो या कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ सपोर्ट करें और वीडियोज़ को लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जाइडे डायनेस्टी का फर्स्ट सीज़न का लिंक डाल दिया। अगर आप देखना चाहते हैं जाइडे डायनेस्टी का फर्स्ट सीज़न तो उस डिस्क्रिप्शन में जा कर के उस लिंक पे क्लिक करें और उस सीरीज़ का आनंद उठाएं। और यकीनन आपको वो जाइडे डायनेस्टी का फर्स्ट सीज़न बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाएं, चेक करें और मेरी प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलें। वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे एनिमेशन सीरीज़ अपलोड हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, बाय बाय। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ।